नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं। अभी से पांव के छाले न देखो यारों, अभी तो सफर का इब्तिदा बाकी है। ढेर सारा सफर है। कुछ इसी शेर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपके शहर में जाकर ढूंढते हैं खबरों को और आपके रिपोर्टर से आपकी खबरों को बताते हैं। पहली खबर रहेगी छत्तीसगढ़ के मुंगेली से, जहां सीएम विष्णुदेव साय मुंगेली पहुंचे और करोड़ों के विकास कार्यों की मुंगेली को सौगात दी। सीएम विष्णुदेव साय की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी मंच की तस्वीर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में 32.67 करोड़ से अधिक लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक पुन्नूलाल मोहले, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, मोतीलाल साहू, सुशांत शुक्ला सहित पूर्व सांसद लखनलाल साहू भी उपस्थित रहे। तो विष्णुदेव साय की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी मंच की तस्वीर है और यहां पर मुख्यमंत्री ने शिरकत की और उन्होंने कई करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में 32.67 करोड़ से अधिक लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया सीएम के द्वारा। और यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी मौजूद थे और सभी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी कार्यक्रम की हैं और इस दौरान तमाम वर्गों के लोग पहुंचे। साहू समाज प्रमुखता से मौजूद रहा और भक्त माता कर्मा मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह था ये, और इसी में उन्होंने शिरकत की है। रवि मेरी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि का रुख करूंगा और जानकारी जानूंगा। रवि, सबसे पहले तो जैसे ही सीएम निकल रहे थे वहां के लिए, तो खबर आई कि उनकी सिक्योरिटी में बढ़ोतरी की गई है। उस विषय में भी बताइएगा, वहां पर क्या सिक्योरिटी थी इसे भी बताइएगा, और फिर इसके बाद किस कार्यक्रम में गए थे भक्त माता, ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था ये क्या था, ये समझा दीजिएगा। नितेश, आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बहुत खास था क्योंकि भक्त माता कर्मा के प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी समाज के लोग शामिल थे। आदिवासी समाज के लोग शामिल थे, सतनामी समाज के लोग शामिल थे, साहू समाज के लोग शामिल थे। सभी समाज के प्रमुख लोग, सभी समाज के प्रमुख जितने भी हैं, उन सभी संगठनों के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को अलग अलग राशि देकर करीब 32 करोड़ राशि की सौगात उन सभी समाजों को दी गई है। और इस पूरे प्रक्रिया में आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। और ये सिक्योरिटी टाइट इसलिए थी क्योंकि बलौदा बाजार में जो घटना हुई उसके बाद से गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि सभी जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, जो भी धरना प्रदर्शन होंगे, उन सभी जगहों में पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। उसी का असर भी मुंगेली में देखने को मिला। मुंगेली में भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। सुबह से ही पुलिस के जवान वहाँ पर रेकी कर रहे थे और अलग अलग जगह हर चौक चौराहे पे पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। इससे आप समझ लीजिए नितेश कि छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार जो कांड हुआ था, ऐसा कांड दोहराया नहीं जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। नितेश, बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे की, यानी कि बृजमोहन अग्रवाल की। कद्दावर नेता की बात करेंगे और बड़े चेहरों में से एक बृजमोहन अग्रवाल, जो कि बड़े चेहरों के रूप में शुमार हैं, उनके एक बयान से सियासी महकमे में हलचल मची हुई है। सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान ने सियासी महकमे में खलबली मचाई हुई है। बृजमोहन अग्रवाल के उस बयान को सुन लीजिए जिसको लेकर खलबली मची हुई है, फिर आगे आज क्या हुआ है उसको बताएंगे। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो बृजमोहन अग्रवाल ने कल ये कहा था जो आपने सुन लिया। आज कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और कांग्रेस के एक नहीं दो पूर्व मंत्रियों ने इस मामले पर टिप्पणी की है, जरा उसे भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का डांड समझता था
लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है और उसको ना विधायक बन सकता है ना एमएलए बन सकता है ना सांसद रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने घर में इतना लड़ाई जगह चालू हुआ और मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चल रहा है, दिल्ली से कुछ होता है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा से इस्तीफा देते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, पहले वो तय कर ले, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, लेकिन बृजमोहन इन सभी बातों से दूर विजय संकल्प रैली निकालने जा रहे हैं। और इसके साथ ही चाहे मंत्रियों के बंगलों वाली गली से आप बात कर लीजिए, गांव तक यही चर्चा चल रही है कि आगे क्या। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रोहित, सबसे पहले तो बता दीजिएगा, जो आभार ज्ञापन रैली निकल रही थी बृजमोहन अग्रवाल की, उसकी क्या स्थिति है, और फिर बताइएगा आगे की राजनीति के क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ वार्तालाप हो रहा है, क्या कुछ बातचीत हो रही है और अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है। नितेश, देखिए, विजय आभार रैली नहीं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जो बृजमोहन अग्रवाल करने वाले हैं। अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही ये चर्चा हो रही है कि ये बड़ी रैली होगी, और ये बड़ी रैली इस बात को लेकर है कि बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक कितने हैं। क्योंकि अगर कोई नेता 40 साल से राजनीति में पद धारण करके बैठा है और एक ही क्षेत्र से जीत कर आ रहा है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस पर भारी बम्पर 5,75,000 की लीड से जीतता है, तो उसके कद को हम सब समझ सकते हैं और पार्टी भी समझ सकती है। लेकिन कहीं न कहीं मंत्री पद केंद्र पे नहीं मिला। उम्मीद और कयासों के बाजार इस प्रकार गर्म थे कि मंत्री पद पे रेस पे सबसे पहले नाम अगर जातिगत समीकरण को छोड़ दिया जाए तो बृजमोहन अग्रवाल का आता था, लेकिन केंद्र ने तोखन साहू को, जो बिलासपुर से सांसद हैं, उनको मंत्री बना दिया है। लेकिन इसके बाद से बृजमोहन अग्रवाल जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्री पद की लालसा तो जो अंदर है वो दिखाई दे रही है। भले वो खुलकर ना कहें और ये भी कहें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब कहेंगे वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो बात है वो फंसी हुई है। लेकिन विपक्ष भी इसको लेकर छोड़ नहीं रहा है और मुद्दे पर बैठे बिठाए जब मुद्दा मिल गया है तो उसको बखूबी उपयोग किया जा रहा है। और कवासी लखमा, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से आक्रामक जो बोली है वो बोलते हैं, एक बार फिर से बोले हैं कि जो बृजमोहन अग्रवाल है वो छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ा। तो अंदर खाने की जो खबर थी वो मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर चर्चा चारों तरफ चल रही है, खुश नहीं लग रहे हैं। रोहित, बने रहिएगा, अगली खबर में भी आपके साथ बातचीत करने हैं और विजय आभार रैली से भी जुड़ी जो तस्वीरें होंगी वो सब कुछ विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे और कवर्धा चलेंगे, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल जीवन मिशन योजना कबीरधाम जिले में दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोदवा गोडान के ग्रामीण पिछले 4 सालों से बूंद बूंद पानी के लिए तरसने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्रामीणों को पानी मिल नहीं रहा है। सिर्फ खाली टंकी, खाली पाइप और खाली टोटी ही नजर आ रही है। ग्रामीण आज भी पानी की समस्या से निजात पाने के लिए जूझ रहे हैं। जहाँ पे नल चल रहे हैं दूर दराज में, वहाँ पे इस नल का पानी मतलब ला के उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो पास में है उसका नहीं, मतलब लेवल कम हो गया, नहीं ले पा रहे हैं। और जो पंप लगाया गया है सरकार के द्वारा घरों घर में, उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। पंप बार बार उड़ जाता है वहाँ पे। पूछने पे यही बताया जा रहा है। तो सोर्स की प्रॉब्लम के कारण कुछ जगह पानी पहुँचने की समस्या आ रही है और कुछ जगह टंकी निर्माण अभी चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें लापरवाही कर रहे हैं, टंकी निर्माण इत्यादि में, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और सोर्स का इशू खासकर हमारे यहाँ बोडला और पंडेरिया के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, जहाँ पर पानी जो ग्राउंड वाटर है नहीं मिल पा रहा है और सरफेस वाटर लिमिटेड है। तो पानी के सोर्स का एक इशू है जिसको हम समयबद्ध तरीके से दूर कर रहे हैं। आसान है कह देना कि मुश्किलें हैं और हम उसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन सोचिए इस भीषण गर्मी में जहां पीने के लिए पानी नहीं होगा, उनके लिए कितना दूभर होगा। उनके लिए ये बयान हल्का, बहुत हल्का लग रहा होगा। बहरहाल विस्तार न्यूज आपकी अपनी बात रखता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक ले रहे हैं।
कल भी आपको एक खबर दिखाई थी जहां जिन विभागों की समीक्षा चल रही थी, आज भी बता रहे हैं मंत्रालय में समीक्षा बैठक चल रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कामों की समीक्षा चल रही है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद हैं। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद मौजूद हैं। डॉक्टर बसवराजू एस सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। अहम बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रोहित, क्या कुछ है बैठक को लेकर अपडेट? कल भी समीक्षा बैठक आपने बताई थी, दिखाई थी, आज की बैठक के बारे में बताइए। देखिए, मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य एक अहम पहलू होता है और उसी स्वास्थ्य महकमे को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार एक एक करके तमाम रिपोर्ट कार्ड जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे को किस प्रकार से चार्ज करके जो आम जो छत्तीसगढ़िया है उसके जीवन पर स्वास्थ्य की कोई भी समस्या ना हो, इसको लेकर ये बैठक है जिसपे खास तौर पे चर्चा की जा रही है कि पिछले 5 महीनों पर, जब सरकार के 6 महीने पूरे हो गए तो पिछले 5 महीनों पे किस प्रकार से स्वास्थ्य महकमे में डेवलपमेंट जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो दवाई की व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों पे होती है वो प्रचुर मात्रा पे है कि नहीं है। जो जांच होने रहते हैं, खून के जांच है, अब सिटी स्कैन है, जैसे कई जांच है, वो तमाम जांच सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बेडों की क्या स्थिति है और प्रदेश पे किन किन इलाकों पे, चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कहीं पे अगर अस्पताल बनाने की जरूरत दिखाई दे रही है, वहां के लोग स्वास्थ्य जैसी सुविधा से वंचित रह रहे हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार से आगामी बजट पे प्रावधान किया जाए और लागू किया जाए, वो तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विभागीय मंत्री तो बैठे ही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक एक करके तमाम बारीकियों को, तमाम चीजों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और ये समीक्षा कुछ देर और चलने वाली है। नितेश, बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण बेहद अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में पीडीएस के राशन के साथ हितग्राहियों को चना दिया जाता है, लेकिन सरकार बदलने के बाद से अधिकारियों ने चना खरीदी के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसकी वजह से कई फ्री राशन दुकानों में हितग्राहियों को चना नहीं मिल पा रहा है। सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया सहित तमाम जिलों में पिछले 3 महीने से पीडीएस के हितग्राहियों को 5 किलो जो है चना मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार के चना देने का उद्देश्य कुपोषण दूर करना है, लेकिन सिस्टम इतना पोषित नहीं है कि अब तक टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर सके। मामले पर अधिकारियों का एक्सक्यूज आया है। मैं एक्सक्यूज बोल रहा हूं तो इस पर जरा जोर दीजिएगा, क्योंकि एक्सक्यूज ही दिया जाता है। सुन लीजिए उसे। चना नहीं देना है, शक्कर नहीं देना है, 2 महीना कर चना शक्कर कहाँ न देता है, तो 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, वो नहीं 3 महीना पूरा होता है, कहाँ न देता है। चना अभी आचार संहिता के चक्कर में 2 महीना का नहीं मिला है और आचार संहिता हटने के बाद ही इसका निविदा भी नहीं हुआ है, टेंडर वगैरह। टेंडर होने के बाद ही संभवतः जुलाई अगस्त से मिल सकता है, स्टार्ट शुरू हो सकता है। दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। दिलीप, आचार संहिता सिर्फ एक बहाना है, काम को टरकाना है, या फिर वास्तविकता है? इस प्रक्रिया को पहले भी किया जा सकता था, मुस्तैदी से किया जा सकता था। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। ये आचार संहिता कोई अचानक नहीं आया है, पूरा प्लान था कि सब चुनाव होने हैं। उससे पहले भी अधिकारी जो टेंडर की प्रक्रिया है चना खरीदी का, उसको कर सकते थे, लेकिन अधिकारी चना कहीं नहीं, कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे विकास की योजनाएं हैं जिसको आचार संहिता का नाम लेकर अटका देते हैं। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो आदिवासियों को जो 2 किलो प्रति हितग्राही चना देने का जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, ताकि जो आदिवासी जो वर्ग के लोग हैं या जो गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ कुपोषण ना रहे, क्योंकि चना खाने से प्रोटीन सहित अन्य विटामिन प्राप्त होते हैं। तो अब देखना होगा कि अधिकारी आखिर चना खरीदी कब कर पाते हैं और लोगों को चना कब मिल पाता है, जबकि ये सरकार के पीडीएस के तहत महत्वपूर्ण स्कीम है, क्योंकि चना इसीलिए लागू किया गया था, चना देने का प्रोग्राम आदिवासी क्षेत्र में, ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल दिलीप, बात चने की नहीं है, जैसा कि आपने कहा बात
कुपोषण की है। कुपोषण हंगर इंडेक्स में भारत की दुर्गति जो है उसकी बात है। और बताइए 3-3, 4-4 महीने का गैप हो जाएगा और इस तरह से पोषण व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बताइए कैसे क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। आप बता दूं, जो सरगुजा का जो क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, आज भी यहाँ कुपोषण और एनीमिया का जो प्रकोप है, जो उसके जो पीड़ित लोगों की जो संख्या है, वो पूरे छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ मैन पार्ट में हूँ, और मैन पार्ट में माझी जनजाति, मझवार जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों से ही हमने बात की है। जो रिपोर्ट में लोगों की आपने बात सुनी है, मैन पार्ट के जो लोग हैं जो बता रहे थे कि उनको 2 महीने से 3 महीने से चना नहीं मिला है। तो यहाँ जो कुपोषण का जो दर है वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। उसके बाद भी अगर इसको सरकार के जो अधिकारी हैं वो संज्ञान में नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में उम्मीद है जो बहाना बनाया है इन्होंने, एक्सक्यूज दिया है, उस एक्सक्यूज से निजात पाएंगे और जल्द से जल्द जो ये कुपोषण की लड़ाई है उस अभियान को फिर से छेड़ेंगे और कुपोषण दूर करने के लिए चना मुहैया कराएंगे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कवर्धा के कुकदूर हादसे के दौरान मृतकों के 24 बच्चों को गोद लेने की घोषणा के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कटाक्ष किया था। अब मोहम्मद अकबर के कटाक्ष पर भावना बोहरा ने पलटवार कर दिया है, देख लीजिए। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कबीरधाम जिले के कुकदूर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। यदि जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती, और यदि पुत्र है तो किसी बालक को गोद नहीं ले सकती। मोहम्मद अकबर को आपत्ति किस बात से मैंने बच्चों को गोद लिया, इस बात से है कि मेरे पास जो संपत्ति इस बात से है। पहले वो इस विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दे। और दूसरा, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, पिछले 6 महीने में मोहम्मद अकबर नाम का व्यक्ति था कहाँ? विधानसभा चुनाव के बाद में आज तक कभी क्षेत्र में न कवर्धा विधानसभा जिसको 60,000 वोट से उन्होंने जीता था, कभी ना जनता की ओर ध्यान दिया है, और 5 साल में वन कटाई ही की है, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। विषय बहुत सारे आपके ऊपर आते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो भी, गलत काम करेंगे तो भी। और जिस तरीके से गोद की बात आ रही है, मैंने शुरू से कहा कि उनकी जिम्मेदारी हर तरीके से, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनकी शादी से लेकर के हर जिम्मेदारी में उठाने वाली। मोहम्मद अकबर पूर्व कैबिनेट मंत्री का जवाब दिया है भावना बोहरा ने। पंडरिया की विधायक हैं और इसी मुद्दे को लेकर चारों तरफ चर्चा चल रही थी कि आखिर कब जवाब देंगे, और अब जवाब इन्होंने दिया है। और आगे बढ़ेंगे, मोहला मानपुर की बात करेंगे, जहां मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन और प्रदर्शन किया गया। सर्व आदिवासी समाज ने यहां अपने समाज की मांगें रखी। इसके साथ ही समाज ने पुलिस पर प्रताड़ना, मारपीट सहित कई विषयों में अनदेखी का आरोप लगाया। यहां आदिवासी समाज के प्रमुख नेता मौजूद रहे, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। क्यों? क्योंकि बलौदा बाजार में सतनामी समाज के द्वारा प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ था उससे पुलिस के जवान हाई अलर्ट पर थे और किस तरह से क्यूब्ड थे वो भी आपने इन तस्वीरों में देख लिया। तो सर्व आदिवासी समाज ने जो प्रदर्शन किया है उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्होंने पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, अपनी बात रखी। जेल भरो आंदोलन प्रदर्शन इसका नाम दिया गया। सभी जो आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं सर्व आदिवासी समाज के, वो यहाँ पर पहुंचे थे, और जो सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, क्यों ये प्रदर्शन किया गया, क्या इनकी मांगे, इन्होंने आज प्रदर्शन में क्या कहा और आगे क्या राह बताई इन्होंने कि आगे हम क्या करेंगे? जी, बताना चाहेंगे कि राजनांदगांव जिले से मोहला मानपुर, कवर्धा, बालोद, कांकेर और गढ़चिरौली के आज आदिवासी पहुंचे हुए थे, जहां की इनके प्रमुख मांगे थी कि पुलिस प्रताड़ना रोका जाए और लगातार जो बस्तर में जो एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर की बातें आ रही है, उसके लिए लोग लगातार प्रशासन और जिला प्रशासन से शासन को भी लिखे हैं और शासन को अवगत भी कराए हैं कि इसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन और दूसरी जगह किया जाएगा, जिसमें आज बड़ी संख्या में राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज वहां मौजूद थे। और लगातार पुलिस प्रशासन को जो प्रताड़ना मोहला मानपुर में हो रही है उसके लिए प्रशासन को अवगत कराए हुए थे। जी, रुक करेंगे छिंदवाड़ा का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं।
आभार ज्ञापन कर रहे हैं। विवेक बंटी साहू भी नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये छिंदवाड़ा से आप, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो चल रहा है। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से, और आभार ज्ञापन कर रहे हैं सीएम, क्योंकि छिंदवाड़ा का गढ़ जिसे भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, उस गढ़ को आखिरकार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भेद दिया गया। और इस गढ़ को भेदने के बाद वहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार ज्ञापन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उनका अभिवादन स्वीकार रहे हैं। विवेक बंटी साहू उनके साथ नजर आ रहे हैं इस रथ में, और तमाम कार्यकर्ता चलते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी का जो है अभिवादन मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। जगह जगह फूल वर्षा हो रही है, और विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को हराया है और यहाँ के गढ़ को भेदा है। और जल गंगा संवर्धन अभियान जो है उसकी भी चर्चा जोरों पर है। बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है ये मुख्यमंत्री का, और इसे लेकर भी वो तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। कल रीवा पहुंचे थे, आज छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, और इसके माध्यम से तमाम जो जल स्रोत हैं उनकी साफ सफाई, उनका व्यवस्थीकरण, सभी चीज़ें की जाती हैं। और इस मिशन को लेकर भी सीएम संजीदा हैं, और इस मिशन का भी साथों साथ प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। पुलिस चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, देख लीजिए, मानव पंक्ति बनाई गई है, और आगे आगे पुलिस कार्यकर्ता चल रहे हैं, और पीछे सीएम डॉक्टर मोहन यादव रथ में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और छिंदवाड़ा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहीद कबीर दास उइके के घर पर पुल दोह पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी, और शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का चेक भी दिया। उनके साथ प्रदेश की लोकसभा से मंत्री संपतिया उइके और सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अपने सीआरपीएफ के शहीद कबीरदास जी के निवास से होकर के आया हूँ। कुछ समय पहले विक्की पहाड़े एक अपने यहाँ शहीद हुए थे। छिंदवाड़ा की धरती पर कम समय में ये 2 शहादत हुई है, लेकिन ये भारत माता के लाल के लिए मार्ग में अपने प्राणों को कुछ की तरह बिछा देना, ये एक बड़ा कठिन काम भी होता है, लेकिन गर्व देने वाला भी होता है। पूरा देश उनकी शहादत पे गर्व करता है। मैं विनम्रता के साथ उनके परिवारों के साथ मिलकर आया, पुष्पांजलि की। मध्य प्रदेश की और खबरें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसलिए खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं आपको, फिर और खबरों का रुख करेंगे। बालाघाट में कटंगी से सिवनी सड़क पर लोगों की सांसें थम गईं जब 4 बाघ एक साथ सड़क पर नजर आए। चारों बाघों ने आराम से चहलकदमी करते हुए सड़क पार की। कटंगी से सिवनी सड़क पर काफी घना जंगल है, और उसी दौरान का ये नजारा है, देख लीजिए। 4 बाघ, सांसें भी थम जाएं, रोमांच भी आ जाए। और चूंकि टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, और वहां लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये खूबसूरत दृश्य जो है सैलानियों ने रिकॉर्ड किया, उसे साझा किया, और खूबसूरत तस्वीर आई। तो विस्तार न्यूज आपको ये खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। ये 4 बाघ थे। और अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र जमा होंगे। कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी होंगे। टिकट के ऐलान के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने जमकर जश्न मनाया। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कमलेश शाह 18 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
उसी दिन वहां जनसभा की भी खबरें हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को प्रभारी तो बना दिया है, लेकिन अभी भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। अंचल शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अंचल जी, कब तक प्रत्याशी कांग्रेस ले आएगी? 18 तारीख को यहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कैंपेन छेड़ दिया, पर्चा भर के जनसभा की तैयारी कर चुके हैं। देखिए नीतेश, अमरवाड़ा से विधायक थे, कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे कमलेश शाह, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है विधानसभा में, और इसके बाद यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। कांग्रेस का वही हाल है कि जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी वही हाल था, प्रत्याशी घोषित करने में देरी, और विधानसभा चुनावों में भी, और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन समय कम है, 21 तारीख नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है, और 26 तारीख के पहले नामांकन वापस लेने की तिथि, और 10 जुलाई को यहाँ पर मतदान होने हैं। इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि प्रभारी वहारी तो बना दिए हैं इन लोगों ने, और अब प्रत्याशी का चयन करना इनके लिए चुनौती होगी। तो जल्द से जल्द अब देखना ये होगा कि कौन कौन इस भीड़ में है और किसको ये प्रत्याशी बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 रोज के भीतर ही आला कमान से बात करके, या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करके इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी जरूर घोषित करेंगे। नीतेश, तो पर्चा भरने से पहले प्रत्याशी आ जाएगा, इसके कयास हैं, इसकी जानकारी है। शुक्रिया अंचल जी, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़े तालाब में अब श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर शिकारे चलाए जाएंगे। नगर निगम ने पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी के चलते महापौर मालती राय ने शिकारे में बैठकर बड़े तालाब की सैर की। भोपाल के बड़े तालाब में महापौर और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य लोगों ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और महापौर मालती राय और बड़ी संख्या में पर्यटकों ने शिकारे का जो है लुत्फ भी उठाया है। तो देख सकते हैं आप, शिकारा बोट अब चलने वाली है मध्य प्रदेश में, और इसी की चर्चा करेंगे। श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी सी बात भोपाल की और कुछ खबर हट के। श्याम जी, शिकारा चलाया जा रहा है, एनजीटी के आदेश के बाद क्रूज बंद हो गया, क्या कितनी संख्या में शिकारे हैं? पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो कितना सही डिसीजन है ये? क्या कुछ आगे होने वाला है रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो? देखिए, अभी नगर निगम का प्रोजेक्शन तो यही है, क्योंकि एनजीटी की ने जब फटकार लगाई थी और उस फटकार के बाद में बंद करना पड़ा था क्रूज़ को, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, और जो पर्यटक दूर दराज से आते हैं, जिनको हमने बताया है, भोपाल ने ये बता रखा है कि समंदर का एहसास कराता है बड़ा तालाब, तो उस एहसास को जीने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ प्रयोग किए जाएं। तो ये नगर निगम ने प्रयोग किया है, नवाचार किया है। तकरीबन शुरुआत में 10 से 12 की संख्या में शिकारे चलाए जाएंगे। उनको उसी तरह से सजाया संवारा जाएगा जो डल झील में शिकारे चलते हैं, उसी तर्ज पर। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। जो क्रूज बंद करने की बात थी श्याम जी, जरा उसे भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा, ताकि पर्यावरण जो भोपाल के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा अभी फिर से बनता जा रहा है वो भी समझ में आए। क्रूज से कितना डैमेज की बात थी? क्या ये रामसर साइट है या फिर कुछ संरक्षित साइट भी है, ये बड़ा तालाब छोटा तालाब? देखिए, वाकई में दोनों अगर देखा जाए तो दोनों तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे भोपाल का छोटा तालाब हो, बड़ा तालाब हो। लेकिन बड़ी बात यह रामसर साइट है। रामसर साइट में भी सबसे बड़ी बात यह है, जो कि दुखद भी है, लगातार इस तालाब का दायरा सीमित किया जा रहा है। इस तालाब के चारों ओर अतिक्रमण हो रहे हैं, जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो संरक्षित नहीं बचा है। सबसे बड़ा संकट तो तालाब के सामने ये है। दूसरी रही सही कसर, पर्यटन के नाम पर तमाम सरकारों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। कभी तालाब के बीच में कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, कभी तालाब में क्रूज चला दिया जाता है, कभी तालाब में इसी तरह के दूसरे प्रयोग शुरू हो जाते हैं। तालाब के किनारे पगडंडी बनाने की कोशिशें होती हैं। ये तमाम तालाब के दायरे को ख़त्म कर रहे हैं। इसके वन्य जीवों को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसमें 20 जगह से नाले मिल रहे हैं। तो ये बहुत दुखद तस्वीर है, जिसको सरकार के लिए चुनौती भी है। एनजीटी इसीलिए समय समय पर फटकार लगाता है, सरकार को चेताता है कि आप इसको संरक्षित करिए, ये आपकी धरोहर है, ये आपके लिए नहीं भविष्य के लिए है। तो चलिए श्याम जी, शुक्रिया इस खबर को बताने के लिए, और इतनी गहराई तक क्या महत्व है
झीलों का भोपाल में, वो समझाने के लिए, और अब शिकारे चलेंगे तो उसका लुत्फ उठाइए, ये भी बताने के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बात करेंगे, क्योंकि बड़ी उपलब्धि का दिन है सरकारी स्कूलों के लिए। वर्ल्ड रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों का नाम आया है विश्व सूची में। टॉप रैंकिंग में रतलाम और झाबुआ के सीएम राइज स्कूल के नाम है, और जब रतलाम झाबुआ के नाम आते हैं तो यह और सुखद संयोग हो जाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने स्कूल के सभी अधिकारी, कर्मचारियों और स्टाफ को बधाई देने के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम की, जो सीएम राइज स्कूल है, इसकी सराहना भी की है। और श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। श्याम जी, ऐतिहासिक दिन है, सबसे पहले तो बता दीजिएगा कौन सी सूची है ये जो वर्ल्ड क्लास में स्कूलों का नाम आया है, क्या मापदंड थे, क्या ऐसा अलग हो रहा था यहाँ? जो जब ये 2 नाम सुनते हैं, उन क्षेत्रों की बात होती है, तो एक पिछड़ेपन का जो एक तस्वीर है वो ध्वस्त करने वाली ये तस्वीर है। तो जरा इसको लार्जर वे में बताइए, समझाइए। देखिए, दुनिया में लगातार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि आखिर शिक्षा की उत्कृष्टता जो कि नौनिहालों के भविष्य से जुड़ी हुई, उस पर किस देश में क्या प्रयोग हो रहे हैं। उसी तरह का ये सर्वे था। उस सर्वे में ये पाया गया कि मध्य प्रदेश, जहाँ पर सीएम राइज स्कूलों का जो है नवाचार हुआ है, वहाँ पर हर स्कूल अपने स्तर पर कुछ नया कर रहा है। जिन 2 स्कूलों की बात आपने की, रतलाम और झाबुआ, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नवाचार, रतलाम ने नवाचार किए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को रट्टू तोता बनाने के बजाय उनको याद रखने के लिए वहाँ के शिक्षकों ने कई इजाद किए, पढ़ाने के तौर तरीके बताए। और दूसरा, झाबुआ का जो स्कूल है, दूरस्थ अंचल का स्कूल है, सीएम राइज स्कूल है, वहाँ पे स्वस्थ पर्यावरण, यानी उस क्लाइमेट को बेहतर तरीके से मेंटेन किया, एक हरा भरा सुंदर सा स्कूल, ये उनका कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट पे काम किया और उस कॉन्सेप्ट को एप्रिशिएट किया गया, उस कॉन्सेप्ट को सराहना मिली, और पूरी दुनिया में जो है इन स्कूलों की जो है चर्चा है आज। अगर इन स्कूलों की चर्चा है तो उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बजट खर्च करके और भी स्कूलों की चर्चा हो, ऐसा कुछ काम होगा। लेकिन सराहनीय पहल है। शुक्रिया श्याम जी, बताने के लिए, समझाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हीरो की नगरी पन्ना आज शर्मसार हुई है, उसी की बात करेंगे। जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एम्बुलेंस न मिलने से एक लाचार पुत्र को अपनी 90 साल की बुजुर्ग मां को रिक्शा पर लेकर 25 किलोमीटर दूर जिला चिकित्सालय पन्ना पहुंचना पड़ा है। हद है। 95 साल की महिला मानसिक रूप से बीमार है। सोचिए, जिस हीरे की चमक से पूरी दुनिया रोशन है, उस हीरे की चमक यहां के स्वास्थ्य विभाग ने खत्म कर दी है। वहीं जब पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर बीएस उपाध्याय से बात की गई तो बेरहमी से उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया, और हद तो तब हो गई जब सीएमएचओ पर झूठ बोलने के भी आरोप लग गए। उन्होंने अपनी सफाई में झूठ बोला है। इस वाहन से 95 साल के बुजुर्ग को 25 किलोमीटर दूर ले जाया गया है। हीरे की चमक फीकी हो गई है। हीरे की चमक पर सवाल खड़े हो गए हैं, और इसका दोषी है पन्ना का स्वास्थ्य विभाग। कितने बजे आए हो आप? सर सवेरे 8 बजे का चला हुआ हूँ मैं, वो अभी 7-8 बज रहा है रात पर। तो इसको अस्पताल दिखाए सर, एक चक्कर दिखाए तो ठीक, दोबारा गए तो कोई नहीं लिया, तो यहाँ पन्ना भगत आए हैं सर। पन्ना में हो रही है सर, यहाँ से फिर वहाँ बहुत परेशान रहे सर। ये महिला अभी अपने बात की टेलीफोनिकली अपने बीएमओ से कंफर्म किया है, तो वो महिला अस्पताल पहुंची ही नहीं है। बीएमओ ने यह भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया, लेकिन महिला आई ही नहीं है अस्पताल। ये एक झूठी और भ्रामक खबर है। अस्पताल गए थे, देवनगर अस्पताल गए थे, तो वहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिली, तो हमने वहाँ गाड़ी मोड़ी। फिर हमने कहा हम बाद में चले जाएंगे देवनगर। हमने उसको पहले बोला कि प्यास लगी, तो हमने फिर ढाबा से पानी की बाटर मौका, उसको पानी पिलाया उसको। फिर हम उसको गाड़ी छोड़ के उसके साथ में हमने एक लड़के को और बुलाया ढाबा से उठा के। तो हमने बोला इससे कि भाई तुम हमारी गाड़ी ले आओ, हमने उनकी थोड़ी हेल्प करके ऑटो बुलवाएं, तो अपन अस्पताल उनको भेजें। कि महिला को इस तरह ले जाया गया है, यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिला चिकित्सालय में इस तरह की लापरवाहियां हो चुकी हैं।
नाबालिग बच्चियों को MLC करवाने के लिए 180 किलोमीटर दूर चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुलिस को भी MLC करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर पन्ना के हीरे की चमक को आज यहां के स्वास्थ्य विभाग ने फीका कर दिया है और विवश कर दिया है इन बूढ़ी मां को, उनके जो दर्द को पूरी देश के सामने लाने के लिए और प्रदेश के सामने लाने के लिए। विस्तार न्यूज की यही पहल होती है, यही उद्देश्य होता है कि ऐसी खबरें आएं और आप तक आपकी बात पहुंचे, आपका अपना चैनल आपकी अपनी बात रखे। डॉक्टर खुद बीमार हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं, सही सुना आपने, लेकिन हकीकत यही है या कुछ बहाना है या फिर सिस्टम से खिलवाड़ हो रहा है। मामला शिवपुरी का है। यहां जिला अस्पताल में पदस्थ मुरैना के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राम अख्तियार कुशवाहा को प्रमोशन करके मुरैना जिला अस्पताल से शिवपुरी भेज दिया गया। 2022 में भेज दिया गया। डॉक्टर कुशवाहा ने अपनी ज्वाइनिंग कर ली और खुद को बीमार बताकर मेडिकल लीव ले ली और अपनी क्लिनिक पर इलाज कर रहे हैं। और शिवपुरी में भोले भाले लोग लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं कि ENT साहब जब सही होंगे तो आएंगे और हमारा इलाज करेंगे। डॉक्टर रामकथा कुशवाहा जी का 1 साल पहले हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गया है जिला चिकित्सालय शिवपुरी। जिला चिकित्सालय शिवपुरी में इसी वजह से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे अभी पदस्थापना नहीं है। तो मुझे भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ 4-5 लड़के आए थे जो हथियारों से लैस थे और आते ही उन्होंने, दोनों मेरे छोटे भाई थे मेडिकल पे, क्लिनिक पे, उनमें आते ही सीधे मतलब उन्हें मारपीट करना शुरू कर दिया और मारपीट करते हुए और 10 मिनट के अंदर पूरी वारदात करके जो भी लूटपाट जो भी कुछ रहा हो वो भाई बताएंगे आपको, करके वहाँ से निकले। इनका नियुक्ति आदेश 7/9/2022 का था। ये उप सचिव महोदय का था। इसके तहत इनको प्रथम श्रेणी करते हुए और शिवपुरी जिले में इनको नियुक्ति दी थी और इसके क्रम में 20/9 को डॉक्टर साहब ने 20/9/2022 को यहाँ ज्वाइन भी किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद में डॉक्टर साहब कुछ बीमारी का कोई आवेदन लगाया, उसके बाद में फिर उनने अपनी फिटनेस का लगाया और 18/3 को पुनः ज्वाइनिंग दी उनने। बताइए क्या चल रहा है? अनिल बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अनिल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल जी, ऐसी कौन सी वो चमत्कारी नियम है, चमत्कारी शक्ति है जो 2-2 साल की छुट्टी दे देती है, धड़ल्ले से क्लिनिक चलता है और फिर यहाँ मरीज खड़े होते हैं ENT विभाग के सामने और वहाँ लिखा रहता है कि डॉक्टर साहब नहीं है। बिल्कुल नितेश, देखिए सही कहा आपने। इन डॉक्टर साहब डॉक्टर राम अख्तियार कुशवाहा ने शायद चमत्कारित कोई गोली खा ली है। यही वजह है कि पूरे सिस्टम को वो लगातार गुमराह कर रहे हैं और पिछले 2 साल से मेडिकल लीव लेकर अपने यहाँ मुरैना, मतलब उनका गृह नगर है मुरैना, वहाँ पर उनको अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं और यही वजह है क्योंकि जिस तरीके से 2022 में प्रमोशन होके डॉक्टर राम अख्तियार कुशवाहा की प्रमोशन होकर वहाँ पर ज्वाइनिंग होती है शिवपुरी में, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब तत्काल मेडिकल लीव लगाते हैं, छुट्टी, खुद को बीमार बताते हैं कि मैं बीमार हूँ। उसके बाद फिर मुरैना में, अपने गृह जिले मुरैना में वहाँ पर क्लिनिक खोलते हैं और उसके बाद मरीजों को देखते हैं। ये 2 साल से लगातार सिलसिला चला रहा है, मतलब पूरे सिस्टम को गुमराह करे हुए हैं डॉक्टर साहब। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार जो बड़ी लापरवाही है, कहीं ना कहीं इसमें तत्काल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल अनिल, कंटिन्यू करिए। आप उस शक्ति का एहसास करके रुक क्यों गए? बिल्कुल, देखिए नितेश, मैं सबसे बड़ा यही एक सवाल करना चाहूंगा इस सिस्टम से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये अकेला डॉक्टर राम अख्तियार कुशवाहा अकेले डॉक्टर नहीं है, ऐसे तमाम डॉक्टर हैं पूरे अंचल में, पूरे मध्य प्रदेश में, जो अपनी ड्यूटी बिना किए हुए अपने प्राइवेट मेडिकल पर बैठते हैं, क्लिनिक पर बैठते हैं और डॉक्टरों को देखते हैं। मतलब सरकारी सिस्टम में जो मरीज आते हैं वो लगातार वहां पर बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह डॉक्टर डॉक्टर नहीं देखते, वहां पर डॉक्टर मिलता ही नहीं है। और इसका कारण यही है क्योंकि ये डॉक्टर साहब खुद प्राइवेट क्लिनिक पर बैठते हैं और मरीजों को देखते हैं। अनिल भाई, अब शिवपुरी के अस्पताल में जो मरीज लाइन में थे उनका जवाब आपने दे दिया है। वो बेचारे संतुष्ट हुए होंगे,
वो इलाज से कम इस चीज से उत्तर पाकर ज्यादा खुश होंगे कि भाई डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सिस्टम की बदहाली देखिए, 2-2 साल तक क्लिनिक चलाई जा रही है और वहां सरकारी अस्पताल खाली है। बहरहाल अब मैं दिखाऊंगा आपको नोटों के बंडल। बाबा महाकाल की नगरी यानी उज्जैन की पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। नोट देखिए, इन नोटों की गड्डियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये भला हमें कैसे मिलेंगी, इनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कि इतने साल में ये करूंगा, यहां निवेश करूंगा, यहां निवेश करूंगा, तब मिलेंगी। डॉलर तक मिले हैं इसमें, सोच लीजिए। ये उज्जैन की तस्वीर है। उज्जैन की पुलिस को ऐतिहासिक सफलता मिली है, उसके लिए भी साधुवाद देना ही चाहिए। अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट में लगाए जाने वाले सट्टे के खिलाफ की एक कार्रवाई की तस्वीरें हैं। पुलिस ने 2 जगहों पर छापामार कार्रवाई की। लगभग 15 करोड़ रुपए, बताइए, ये फैला हुआ है। 15 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। वहीं मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 15 करोड़ के आसपास कैश के साथ सट्टे की पर्चियां, 10 से अधिक लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन, मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। लेकिन मुख्य सटोरिया अभी भी फरार है। सोचिए, पुलिस मुख्य सटोरिये को पकड़ने के लिए लगी हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक का उज्जैन में सबसे बड़ा सट्टा चलाने का एक कारोबारी है और अब यह पुलिस की जद में आने वाला है। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार सुबह से ही इनकी नजरें थी और लगातार ये जो नोटों की गड्डियों की तस्वीर आप देख रहे हैं वो यही पहुंचा रहे हैं। संतोष जी, सबसे बड़ी कार्रवाई सट्टे के विरुद्ध पुलिस ने की है। पकड़ा गया मुख्य सरगना कौन है? कहीं इसके नेटवर्क बहुत दूर दूर तक तो नहीं जुड़ते हैं, देश विदेश तक? बिल्कुल पता नहीं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली ऐसी कार्रवाई है जहां पर सट्टेबाजों का पूरा पर्दाफाश पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने किया है और कम से कम 25 सदस्यों की जो पुलिस की टीम थी और उसमें साइबर टीम भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। क्राइम की टीम में पुलिस अधीक्षक है, 2 एडिशनल एसपी है, डीआईजी है, आईजी है। इन सभी ने टीम वर्क करके एक सटोरिये का पर्दाफाश किया। इसमें 9 आरोपियों को तो धर दबोचा और जो मुख्य सरगना पीयूष चोपड़ा करके है वो अभी फरार चल रहा है। और उसके तार ये बताया जा रहा है कई बिल्डरों से उसका संपर्क भी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार विदेशी करेंसी भी यहाँ पर पाउंड हो, डॉलर्स में हो, दुबई की करेंसी हो, कई 7 देशों की जो विदेशी करेंसी है वो भी बरामद हुई है। और 15 करोड़ रुपए नगद राशि के माध्यम से सटोरिये सट्टे का कारोबार चला रहे हैं। महाकाल की नगरी को साथ मध्य प्रदेश को शर्मसार करने का काम इन्होंने किया था। और इस पूरी रणनीति के तहत पूरी रात्रि सुबह रात्रि से लेकर सुबह 11 बजे तक लगातार आरोपियों को धर दबोचने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। 10 से भी ज़्यादा लैपटॉप हैं, कई मोबाइल हैं और नगद राशि, इतनी नगद राशि जिससे तो एक अच्छे आदमी का पूरा कारोबार खड़ा हो सकता है। ऐसे सट्टेबाजों के तो घर और दुकानों को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक पूरी नोटशीट बना रहे हैं। यहाँ तक कि कई जो मध्य प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, उनको भी अवगत करा दिया गया क्योंकि जिस प्रकार ये विदेश न भाग जाए, क्योंकि 15 करोड़ बड़ी राशि होती है। ऐसे में अगर विदेश फरार हो जाता है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले से ही केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भी एक लिखित में पत्र यहाँ से पुलिस अधीक्षक और आईजी महोदय लिख रहे हैं कि जिस प्रकार ये आरोपी जो है वो फरार ना हो जाए, इसको लेकर टीमें गठित की गई है। और गठित करने के साथ जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की टीमें यहाँ से रवाना की। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में भी टीमें को यहाँ से भेजने का काम किया जा रहा है। और जो 9 आरोपी को धर दबोचा है, इसमें कई अन्य राज्यों से भी आरोपियों को धर दबोचा है जो उज्जैन में ही आकर सट्टे के काम में लिप्त थे, उनको भी धर दबोचा। इसमें यहाँ तक कि बताया जाए हरियाणा और पंजाब से भी कुछ जो युवा हैं उनको भी यहाँ पर पुलिस ने पकड़ने में सफलता की लगी। बिल्कुल, संतोष जी ने जितनी तेजी से विस्तृत जानकारी दी उतनी ही तेजी से कार्रवाई हुई और ये तमाम नोटें पकड़ी गईं। उम्मीद है कि आगे बड़ी सफलता मिलेगी। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद, इतनी बड़ी जो ये जानकारी है वो पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। अब उस मुद्दे की चर्चा कर लीजिए। जाते जाते रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है, न केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। इसीलिए इस रिपोर्ट को दिखाना लाजमी है। हिंदू धर्म के 2 संत राधा रानी के विवाह और उनके निवास स्थान को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद वृंदावन में प्रवचन देने वाले प्रेमानंद महाराज ने तू तड़ाक पर बातचीत कर ली है।
दोनों संतों के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। रोज नए नए अध्याय सामने आ रहे हैं और इस विवाद का केंद्र है मां राधा रानी। मां राधा रानी विवाद का केंद्र नहीं है, अल्टीमेटली जो ये कर रहे हैं उनको लेकर वो है केंद्र। क्या जहां कृष्ण है वहां राधा रानी है, और जहां राधा रानी है वहां कृष्ण है। अब ये जो मैं लाइन कह रहा हूं इसको सोचकर आप कह रहे होंगे कि क्या है ये, समझिए, इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा आपको। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, जिनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आज आमने सामने हैं। प्रभु का गुणगान गाने वाले आज क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता 4 बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। दरअसल प्रदीप मिश्रा कथा के दौरान राधा जी के प्रसंग पर कथा सुना रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस कथा के दौरान उन्होंने राधा रानी को लेकर जो बातें कही वो विवादित और सत्य से परे हैं। प्रदीप मिश्रा के अनुसार राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी के नाम का कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, वीडियो में पंडित मिश्रा को ये कहते भी सुना जा सकता है कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। राधा जी की सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। जब ये कथा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची तो वे इसे सुनकर क्रोधित हो गए। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उन्होंने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अभी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी को जानते नहीं हैं। अगर जानते तो बात आंसुओं से करते। राधा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की वादित टिप्पणी करने वाले लोगों को नर्क में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुख हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रही। प्रेमानंद महाराज के इस गुस्से का जवाब देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मां राधा रानी के लिए जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तक के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा। यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर अब देश के लोगों में गुस्सा है। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा अब मुश्किलों पर पड़ गए हैं। एक तरफ लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हम तो बस इतना कहेंगे कि जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार।